तो आप देख रहे हैं अब्दुल्ला खान केमिस्ट्री चैनल। तो आज हमारा है लॉन्ग वेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म टॉपिक। इससे प्रीवियस मैंने जो आपको लॉन्ग वेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म टॉपिक के बारे में पढ़ाया था वो थी फिजिकल एड्जॉर्प्शन। मतलब कि जो एड्जॉर्बेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्बेंट की सतह पे यानी कि एड्जॉर्बेंट की एक्टिव साइट्स पर अटैच होने से पहले टूटते नहीं हैं, मतलब कि बिना टूटे हुए अपनी असली हालत में उस एक्टिव साइट के ऊपर अटैच्ड होते हैं, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है। लेकिन आज हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी देखेंगे, लेकिन साथ साथ हम आज केमिकल एड्जॉर्प्शन भी देखेंगे, जिसके अंदर एड्जॉर्बेंट का जो मॉलिक्यूल है वो एड्जॉर्बेंट की सतह से अटैच होने से पहले टूटता है और टूटने के अमल में वो जाके उसके ऊपर एड्जॉर्ब होता है। ठीक है जी। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्ग वेयर एड्जॉर्प्शन, अब मैं यहां पर सिंपली तौर पर पहले आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है और ये मेरे पास एक मान लेते हैं, ये मेरे पास आयरन का पीस है। दिस इज अ पीस ऑफ आयरन एंड द सिंबल इज Fe। और ये नाइट्रोजन गैस है और ये नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को मैं इन ब्लू डॉट से आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब बेटा होगा क्या कि लॉन्ग वेयर के मुताबिक ये जो एड्जॉर्बेंट है जिसके ऊपर ये गैस के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, इसको एड्जॉर्बेंट कहते हैं। और जो ये गैस के मॉलिक्यूल अटैच होने के लिए आ रहे हैं इनको एड्जॉर्बेट कहते हैं। तो ये एक्टिव साइट्स हैं। ठीक है जी। तो उसने कहा कि इस सतह के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, कुछ एक्टिव साइट्स हैं और उन्हीं एक्टिव साइट्स के ऊपर जाके ये जो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल हैं जाके अटैच होंगे, जुड़ जाएंगे। अब मान लेते हैं कि 100 मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर T1 है वो है 190 डिग्री। तो 190 डिग्री में होता क्या है कि आपके पास जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी असली हालत में मतलब कि N2 फॉर्म में जाके इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। मतलब कि ये N2 का मॉलिक्यूल आया और ये N2 का मॉलिक्यूल इसके ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया, मतलब एक्टिव साइड के साथ जुड़ गया। तो यहां पर देखें कि N2 का मॉलिक्यूल इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, इसने अपनी शनाख्त नहीं खोई। मतलब कि ये जो है ये जो एड्जॉर्प्शन अभी हुई है इसको हम कहते हैं नॉन डिसोसिएटिव एड्जॉर्प्शन। मतलब कि बिना टूटे ये जो एड्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर आके क्या हो गए, अटैच हो गए। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को लेके जाते हैं T2 मतलब कि 900 डिग्री पे, मतलब कि अब मैं टेम्परेचर को 900 डिग्री पे ले गया हूं, हायर टेम्परेचर पे ले गया हूं। तो अब होगा क्या कि ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है हाई टेम्परेचर पे होता क्या, मतलब हाई टेम्परेचर का मतलब हाई एनर्जी। तो ये नाइट्रोजन का जो ये मॉलिक्यूल है ये दरमियान में से टूट जाएगा और ये N के दो एटम बन गए। आप जानते हैं कि N ये रेडिकल फॉर्म में बन गया, मतलब रेडिकल इंतहा इलेक्ट्रिक होता है। तो N को अपनी तीनों वैलेंसी पूरी करने के लिए किसी ना किसी के साथ तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो नाइट्रोजन है ये टूट के आयरन के साथ, मतलब ये आयरन है लोहा, तो आयरन के साथ बना देगा Fe। इसको हम कहते हैं फेरिक नाइट्राइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फेरिक नाइट्राइड। तो मतलब कि जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं, हाई टेम्परेचर में होता क्या है कि वो जो एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है और टूटने के साथ और टूटते ही वो एड्सॉर्बेंट की सतह पे मौजूद जो एटम्स होते हैं एड्सॉर्बेंट के उसके साथ रिएक्ट करता है केमिकली और एक कंपाउंड बना देता है। जैसे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल टूटा और टूटने के बाद जो एटम्स वजूद में है जिनको रेडिकल कहते हैं, और मतलब कि इस नाइट्रोजन के पास स्टेबल होने के लिए तीनों वैलेंसियां सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो ये टूट गया है तो ये फटाफट एड्सॉर्बेंट की जो आयरन है उसके साथ रिएक्ट करेगा और फेरिक नाइट्राइड बना देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे, ये जो एड्सॉर्प्शन हुई है इसको हम कहेंगे डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन, और इसी को हम कहते हैं कीमोजॉर्प्शन, और इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कीमोजॉर्प्शन। समझ आ गई, परफेक्ट है। तो इससे पहले भी हमने देखा था
यानी कि मतलब कि नॉन डिसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन। लेकिन आज हमने देखना है डिसोसिएट एब्जॉर्प्शन। तो डिसोसिएट एब्जॉर्प्शन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो यहां पे होगा क्या, डेरिवेशन पॉइंट्स पे अगर हम आए इसके हैं डेरिवेशन, तो हम जानते हैं कि जब सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज होता है, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सिंपली तौर पर जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैस का, एब्जॉर्बेंट का, तो प्रेशर इंक्रीज करने के अमल में आपके पास क्या होता है, याद हो कि आपने एक फर्स्ट ईयर के अंदर एक रिलेशन पढ़ा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप सिस्टम का प्रेशर बढ़ता है तो आपके पास सिस्टम में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब इस एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उनके एक्टिव साइट्स के साथ, एब्जॉर्बेंट की एक्टिव साइट्स के साथ कोलाइड होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा। जितने कोलाइड करेंगे उतने ही वो एक्टिव साइट पे क्या हो जाएंगे, और जितनी आपके पास एक्टिव साइट्स के ऊपर वो एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, उतने ही आपके पास क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन। उतना ही आपके पास एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ेगा, और वो एरिया एब्जॉर्बेंट की सतह का जहां पे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए हैं उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली बात करें कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, एब्जॉर्ब एरिया बढ़ेगा। तो ये रिलेशन आपके पास, ये हमने कहा था उस कंडीशन के अंदर। लेकिन समझ आ गया ना बेटा, परफेक्ट है। मतलब कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की, एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स की, एब्जॉर्बेंट की सतह पर एब्जॉर्ब होने की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा, रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि पहले हम देख लेते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। फॉर एब्जॉर्प्शन तो आपके पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन की रफ्तार भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अब जहां भी कंडीशन क्या अप्लाई होगी, जहां पर मिसाल के तौर पर जो n था, वो n जो था वो 200 में टूट गया, मतलब ये n2 है ना, तो ये ऐसे हो गया n n n। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के तो क्या कहेंगे, n स्क्वायर, क्या कहेंगे, n स्क्वायर। तो ये n का मॉलिक्यूल जाके, एटम ही जाके वो हुआ है ना, एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो इसको हम थीटा कह लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर। तो मतलब कि वो कहता है जब आपके पास डिसोसिएशन एब्जॉर्प्शन होगी, तब आपके पास स्पीड जो होगी एब्जॉर्प्शन की, वो स्क्वायर ऑफ किसके, स्क्वायर हो जाएगी किसके, एरिया की। जो भी आप एरिया ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन का या डिसॉर्प्शन का, उसके स्क्वायर के उसका स्क्वायर ले लेना आपने। समझ आ गया बेटा, परफेक्ट है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है जी। तो वो जब वो एरिया, समझ आ गई, 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। थीटा वो एरिया जो एब्जॉर्ब हो चुका है, और 1 माइनस थीटा वो एरिया है जो अभी अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एब्जॉर्प्शन वही होगी जहां पे एरिया खाली होगा, तो हम 1 माइनस थीटा लेंगे। तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया, तो अब आप लिखेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू के, मतलब के रेट कांस्टेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, समझ आ गई, पी ए 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। अब जानते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्टिव साइट्स की। मतलब कि जैसे जैसे अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने के अमल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और आप एक बात और भी जानते हैं कि जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, समझ आ गई, तो आपके पास कुलियस के अमल में टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मतलब कि एक खास एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए आपके पास एक एनर्जी का होना जरूरी है, एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो उस एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिव करेगी एब्जॉर्बेंट की एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए। और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। समझ आ गई, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है एक्टिवेशन एनर्जी जो, समझ आ गई। तो जब भी आपके पास एक्टिव साइट का पैरामीटर आएगा, अटैचमेंट का पैरामीटर आएगा, तो वहां पर आपके पास एक्टिव साइट है, तो उस पर अटैच होने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और एक्टिवेशन एनर्जी कहां से आती है, टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि टेम्परेचर एनर्जी की मेजरमेंट है। तो आप जानते हैं, सो वी नो दैट अर्हीनियस कांस्टेंट हमने पढ़ा था
के इज इक्वल टू बी, अब यहाँ पे ए था लेकिन मैं बी ले रहा हूँ, ई माइनस ई एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी। तो मतलब कि ये वो एनर्जी है जो एड्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होती है। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है एड्जॉर्प्शन एनर्जी, क्योंकि एड्जॉर्ब होने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए आपके पास टेम्परेचर का पैरामीटर आ रहा है और ये रेट कांस्टेंट कितनी स्पीड से वो अटैच हो रहे हैं, समझ आ गई। तो एड्जॉर्प्शन के लिए आपके पास ये के ए डी आ जाएगा, बी इसको हम कहेंगे बी वन, और डीजॉर्प्शन तो होगी जो गैस चिपकी है वो वापस भी हो जाएगी, तो डीजॉर्ब के लिए हम कहेंगे बी वन ई माइनस ई डीजॉर्ब डिवाइड बाय आर टी। तो ये हमने पैरामीटर से हमें इंक्लूड करने। तो के एड्जॉर्प्शन का वो आंसर है, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा बी वन ई माइनस ई एड्जॉर्ब डिवाइड बाय आर टी पी ए वन माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर वन। तो ये इक्वेशन है एड्जॉर्प्शन प्रोनोमेना के लिए। इसी तरह आपने इक्वेशन निकालनी है किसके लिए, फॉर डीजॉर्प्शन के लिए, फॉर डीजॉर्प्शन के लिए। तो डी रेट ऑफ डीजॉर्प्शन क्या होगी, मॉलिक्यूल वहीं से वापस जाएंगे जहां पे अटैच हुए हैं, तो अटैच एरिया कौन सा होता है, थीटा, समझा गई। तो आपके पास रेट ऑफ डीजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा का स्क्वायर, आपने बस स्क्वायर ले लेना है, समझ आ गई। तो आप और समझ आ गई, तो रेट ऑफ डीजॉर्प्शन इज इक्वल्स टू के और डीजॉर्प्शन और थीटा का स्क्वायर, समझ आ गई। अब केडीएस की जगह पुट करना आपने, केडीएस की जगह क्या पुट करना आपने, वेरी गुड, केडीएस की जगह पुट करेंगे आपके पास बी टू, सॉरी यहाँ पे बी वन ही, केडीएस के लिए बी टू लिखेंगे, बी टू ई माइनस डीजॉर्ब डिवाइड बाय आर टी थीटा का स्क्वायर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो ये है रेट स्पीड ऑफ डीजॉर्प्शन फॉर डिसोसिएटिव नॉन डिसोसिएटिव एड्जॉर्प्शंस के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। तो हम अज्यूम किया कि एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगी जितने मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं उतने ही डीजॉर्ब भी होंगे। एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डीजॉर्प्शन, जितने मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हैं उतने मॉलिक्यूल डीजॉर्ब भी हो जाएंगे। तो आप वैल्यूज पुट करें इन दोनों की, तो आप एट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन आ जाएगी बी वन ई माइनस ई एड्जॉर्ब डिवाइड बाय आर टी पी ए वन माइनस थीटा का होल स्क्वायर, उसकी आ जाएगी बी टू ई माइनस ई डीजॉर्ब, समझ आ गई, आर टी, और ये थीटा का स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसको हल करने के लिए आपने ओके जी, इसको करने के लिए आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हर पॉइंट का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका भी हर पैरामीटर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, हर पॉइंट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा बी वन, समझ आ गई, स्क्वायर रूट, क्लियर है, बी वन स्क्वायर रूट आ जाएगा, समझ आ गई, पी ए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है, हमने क्या लिया, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट का मतलब हर एक का स्क्वायर रूट है, तो ये ऐसे कर लेंगे, तो थोड़ा आसानी के स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये बी वन स्क्वायर रूट ई माइनस ई एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी का स्क्वायर रूट पी ए का स्क्वायर रूट, और ये वन माइनस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह यहाँ पर भी बी टू का स्क्वायर रूट ई माइनस ई डिजॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी, और इस तरह थीटा होल स्क्वायर। ये तो कट गया, ये कट गया। अब स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, पावर 1/2, समझ आ गई। मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर रूट को ए 1/2 लिख सकते हैं, यस क्यों नहीं लिख सकते। तो बी वन 1/2, तो ई माइनस, अब हम देखें ई की पावर जो है माइनस ई एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाय आर टी है, तो इस स्क्वायर रूट का जब 1/2 आएगा तो वही पावर में, तो क्या लिखेंगे इसको, तो 2 जाके डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो ई एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाय 2 माइनस 2 आर टी। इस तरह ये पी ए 1/2, ये आपके पास आ गया सिर्फ 1 माइनस थीटा आ गया। इस तरह ये बी टू 1/2 1 डिवाइड बाई 2, और ये आपके पास आ जाएगा ई माइनस डीजॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 आर टी, और ये आपके पास आ गया थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको खोलें जरा, तो ये आपके पास आ जाएगा बी वन 1/2 ई माइनस
ई माइनस ई एड्जॉर्प्शन, समझ आ गई, डिवाइड बाई 2 RT पी ए 1/2, ये आ गया। अब थीटा भी आ जाएगा, अब इसको थीटा से मल्टीप्लाई करें, B1 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्ब डिवाइड बाई 2 RT पी ए 1/2 थीटा इज इक्वल्स टू B2 1/2 ई माइनस ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT थीटा। तो यहाँ पर भी थीटा, इसमें भी थीटा, ये भी थीटा, इसको यहाँ पे है, तो आपके पास हो जाएगा B1 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT पी ए 1/2, ये उतला जाएगा। B2 1/2 ई माइनस ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT थीटा प्लस B1 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्प्शन 2 RT पी ए 1/2, और ये आपके पास क्या आ गया थीटा। क्लियर जी, ये 2 RT है 2। ओके, अब थीटा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये आपके पास आ जाएगा B1 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT पी ए 1/2 थीटा कॉमन, B2 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्प्शन, सॉरी ये डिसॉर्प्शन है, ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT प्लस B1 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT, और सॉरी ये बच गया पी ए 1/2। क्लियर है जी, तो थीटा निकालना है, तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा आपके पास आ गया B1 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्ब डिवाइड बाई 2 RT पी ए 1/2। हाँ जी, ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा P2 1/2 ई माइनस ई डिसॉर्ब डिवाइड बाई 2 RT प्लस B1 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्ब डिवाइड बाई 2 RT पी ए 1/2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स थीटा की। तो अगर आपने निकालना है कि वो एड्जॉर्बेंट की सतह का वो कितना एरिया है जो कवर्ड हुआ हुआ है एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल से, तो ये सारे पैरामीटर्स को आप अप्लाई करें, ठीक है जी, तो आपको वो थीटा अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको आगे चलाना है। ये बिल्कुल इक्वेशन सिमिलर है उस इक्वेशन से जो हमने पिछली लॉन्ग में पार्ट 1 की थी नॉन डिसोसिएशन रिजॉर्प्शंस के लिए। अब इस इक्वेशन को जो राइट हैंड साइड है इसका डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, एक फैक्टर से, वो फैक्टर है B2 1/2, ठीक है जी, ई माइनस ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT, इससे डिवाइड कर देना आपने, इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है, तो जब आप करेंगे तो क्या आएगा, सो थीटा इज इक्वल्स टू B1 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT पी ए 1/2, इसे आपने क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा B2 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्ब डिवाइड बाई 2 RT आ गया। इस तरह आपने इसको भी इससे डिवाइड करना है, तो B2 1/2 ई माइनस ई डिसॉर्ब डिवाइड बाई 2 RT प्लस B1 1/2 ई माइनस ई एड्जॉर्ब डिवाइड बाई 2 RT, और जो आपके पास आ गया पी ए 1/2, समझ आ गई। इसको डिवाइड कर देना आपने इसके साथ, ये आपके पास है B2 1/2 ई माइनस ई डिसॉर्ब डिवाइड बाई 2 RT। तो स्टूडेंट्स कोई मसला क्लियर है, वेरी गुड। अब हुआ क्या कि ये डिवाइड हो रहे हैं ना, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, ये अब ये तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी पॉजिटिव, समझ आ गई। तो आपने इसको ऐसे करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू B1 1/2 B2 1/2 पी ए 1/2, इसको मैंने लगा कर लिया, तो E माइनस ई एड्जॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT, इस E की वैल्यू नेगेटिव पर आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, E प्लस ई डिसॉर्प्शन, सॉरी ये आ जाएगा E डिसॉर्प्शन, समझ आ गई, तो E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT, समझ आ गई। तो इसी तरह ये देखें यहाँ पे प्लस है, तो ये वैल्यू इससे भी डिवाइड होगी और ये वैल्यू उससे भी डिवाइड होगी, तो आपके पास आ जाएगा B1 1/2 ई माइनस ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2 RT डिवाइड बाई B2, सॉरी डिसॉर्प्शन था ना, ये आपके पास B2 था,
क्लियर है? सॉरी B2। ओके, B2 1/2 E माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2RT प्लस B1 1/2 E माइनस E एड्सॉर्प्शन डिवाइड बाई 2RT PA 1/2 डिवाइड कर दें B2 1/2 E माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2RT। तो ये कर दीजिए, कट गया। अब देखें ये डिवाइड हो जाएगा और ये नेगेटिव होने की पॉजिटिव हो जाएगी। इसके साथ वही काम होगा जो इसके साथ होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ओके देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेस सेम पावर साइड हो जाएगी। कब हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू B1 1/2 B2 1/2 PA 1/2 E माइनस E एड्सॉर्प्शन डिवाइड बाई 2RT प्लस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2RT। सर आ गया स्टूडेंट्स? ओके, अब ये यहाँ पे तो 1 आ गया प्लस, अब इसको करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ये नेगेटिव ऊपर आके पॉजिटिव, फिर बेस से पावर साइड हो जाएगी। समझ आ गई? इसको आप खुद करें तो B1 1/2 B2 1/2 PA 1/2 E माइनस E एड्सॉर्प्शन डिवाइड बाई 2RT और ऐसे ही E प्लस E एड्सॉर्प्शन E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाई 2RT। ये हमने ऐसे कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके जी, और तो बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी, तो हम इसको पावर में लिख देते हैं डायरेक्ट, तो प्ली ई डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय 2RT। क्लियर स्टूडेंट्स? आप इस तरह यहाँ पर भी बेस सेम इसकी ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। सो थीटा इज इक्वल्स टू B1 1/2 B2 1/2 PA 1/2 E माइनस E एड्सॉर्प्शन प्लस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय 2RT। ये आपके पास नीचे 1 प्लस B1 1/2 B2 1/2 E माइनस E एड्सॉर्प्शन प्लस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय 2RT। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो ऊपर पैरामीटर है एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जगह मिसाल के तौर पर यह है कि ऊंचाई पे जाना मुश्किल है, आना आसान होता है। समझ आ गई? चलना मुश्किल है, आना आसान है। तो मतलब कि मॉलिक्यूल का आना मुश्किल है और जाना इंतहाई आसान है। तो आने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और जाने के लिए कम चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हमने एब्जॉर्प्शन के साथ प्लस लगाना, क्योंकि प्लस एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है इनर्जी से। तो इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू B1 1/2 B2 1/2 PA 1/2 E माइनस साइन E आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये कहीं माइनस है ना, तो माइनस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा माइनस। समझ आ गई? E एड्सॉर्प्शन और ये माइनस प्लस माइनस माइनस E डिसॉर्प्शन, तो आ गया ना, प्लस आ गया, एड्सॉर्प्शन नेगेटिव आ गया, और डिवाइड बाय 2RT। इस तरह नीचे भी 1 प्लस B1 1/2 B2 1/2 E माइनस ऐसे E एड्सॉर्प्शन माइनस E डिसॉर्प्शन डिवाइड बाय 2RT। समझ आ गई नोट्स? और PA 1/2, इस तरह यहाँ पर भी PA 1/2, ये भूल गया था। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास जो चेंज आ रहा है, ये जो आपको वैल्यू आई नहीं है, ये E एड्सॉर्प्शन माइनस E डिसॉर्प्शन, इसको हम कहते हैं डेल्टा H, और डेल्टा मतलब कि एंथैल्पी, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी कहते हैं, सिर्फ एड्सॉर्प्शन ना कहें, एंथैल्पी। समझ आ गई? जो चेंज आएगा उसको एंथैल्पी डेल्टा H कहते हैं। तो डेल्टा जहां पुट करें तो आपको आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू B1 1/2 PA 1/2 E माइनस डेल्टा H डिवाइड बाय 2RT। नीचे 1 प्लस B1, सॉरी ये आपके पास था डिवाइड था ना, B1 1/2 B2 1/2, ऐसे आ गया। यहाँ पर भी B1 1/2 B2 1/2 E माइनस डेल्टा H, ठीक है, डिवाइड बाय 2RT। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब इसको छोटा करने के लिए हम ये करते हैं कि जो आपके पास ये जो पैरामीटर आपके पास आ रहा है, कौन सा पैरामीटर, इसमें जो आपके पास सेम पैरामीटर नहीं है, ये B1 1/2 B2 1/2 E माइनस डेल्टा H डिवाइड बाई 2RT, इसको हम कह देंगे, इसको हम कह देते हैं B। क्या कह देते हैं इसको? B।
तो ऊपर भी है, तो अब आपको तो फाइनल इक्वेशन आई है वो ये है। सो थीटा इज इक्वल टू पी ए 1/2, इसको ये कहेंगे बी डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 1 प्लस क्या आ जाएगा, पी ए 1/2 था यहाँ पर, समझ आ गई, पी ए 1/2 और इसको कहेंगे बी। तो ये आपके पास है थीटा फॉर द डिसोसिएशन एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्गमेंट आइसोथर्म। तो ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा ही आसान प्रोसेस है, ये डेरिवेशन आपको देखने में लंबी लग रही है लेकिन इंतहाई मजेदार इंटरेस्टिंग है। मैथमेटिकल इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द एनी सिमेट्री, एनी कोई भी हिस्टोरिकल या कोई भी जो मुश्किल है उसको आप सिर्फ उसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें और उस जबान को लिखी जाए और आपके पास एंड पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है जो पूरी ये थी क्या नाम है डिसोसिएशन एब्जॉर्प्शन क्या होती है, मैंने आपको सारी बता दी। उसके बाद उसको मैंने मैथमेटिकल आपको साबित भी कर दिया, समझ आ गई, मैथमेटिकल साबित भी कर दिया आपके सामने कि ये होती है क्या नाम है एब्जॉर्प्शन पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे जो है इसी क्वेश्चन को हमने मुकम्मल तौर पर समझ लिया, इसको से अप्लाई करते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसके केसेस जो हमने नॉन डिसोसिएशन में भी देखे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आई है इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन एब्जॉर्प्शन हमें निकालना है। अब इसका केस दो केसेस हैं, पहले केस को हम स्टडी करते हैं। केस नंबर 1, यहां पर जहां तक थीटा का रिलेशन प्रेशर के साथ डायरेक्ट ही है, थीटा का जो रिलेशन है वो प्रेशर के 1/2 पावर के साथ डायरेक्ट है, समझ आ गई, प्रेशर के साथ डायरेक्ट है। मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल मजबूर हो जाएंगे एक्टिव साइड पर अटैच होने के लिए। जितने मॉलिक्यूल एक्टिव साइड पर अटैच हो गए उतना ही एडसॉर्बेंट की सतह का एरिया बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। तो हम यहां पे अज्यूम करते हैं व्हेन प्रेशर जो है वेरी लो, मतलब कि बहुत कम है, फ्रैक्शंस में है। तो अगर प्रेशर फ्रैक्शंस में है तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में पैरामीटर है 1 प्लस बी पी ए 1/2, तो ये पी ए वैसे स्मॉल है, उसका जब आप 1/2 लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, और जब छोटी वैल्यू को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मजीद छोटा आएगा, और उसको आप 1 में ऐड कर भी दें तो तब भी आपके अंदर 1 में क्या चेंज होगा, 1.009 ऐसे आएगा। तो मतलब कि इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू पी ए 1/2 बी डिवाइड बाई 1, सो थीटा इज इक्वल्स टू पी ए 1/2 बी एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए 1/2, और बी आप जानते हैं ये एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होता है, समझ आ गई। तो मतलब कि वो कह रहा है कि आपके पास अभी एरिया जो है वो थीटा बहुत कम है, तो अगर हमें थीटा बढ़ाना है तो प्रेशर को इंक्रीज करें, तो रिलेशन बता दिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में वो आपको कह रहा है कि आपके पास व्हेन प्रेशर वेरी वेरी हाई, जब आपका प्रेशर वेरी हाई तो जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस बी पी ए का कंपोनेंट है तो वो पी पी ए 1/2, तो ये इंतहाई हाई हो जाएगा। जब इंतहाई हाई कंपोनेंट को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो काफी बड़ा आएगा, और काफी बड़े आंसर है, मतलब कि जो मिसाल के तौर पर आंसर आया 5730, इसमें आप 1 ऐड भी कर दो क्या आ जाएगा 5731, तो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास बीपीए के बराबर ही आ जाएगा, समझ आ गई। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू पी ए 1/2 बी, तो ये पैरामीटर इसके बराबर है, तो बी पी ए 1/2 ये कट गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है वो टोटल जो सरफेस है एडसॉर्बेंट की वो कवर्ड हो गई है, वो भर चुकी है एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल से, समझ आ गई। पूरी सरफेस को हम 1 लिखते हैं तो थीटा 1 आ गया, इसका मतलब है कि पूरी सतह पे मॉलिक्यूल्स अटैच हो चुके हैं व्हेन प्रेशर इज वेरी वेरी हाई। तो ये था बेटा केस एनालिसिस। अब मैं दोनों को यहाँ पे सिमिलर लेता हूँ, दोनों को आपके सामने रखता हूँ ताकि आप उसको अज्यूम कर पाएं, डिसोसिएटिव और नॉन डिसोसिएटिव बोथ।
तो हमने जो फॉर यानी कि फॉर डिसोसिएटिव के लिए जो अभी रिजल्ट निकाला है, फॉर डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन के लिए जो रिजल्ट निकाला है हमने, वो ये था, थीटा इज इक्वल्स टू पी ए 1/2 बी डिवाइड बाई 1 प्लस बी पी ए 1/2। ये था डिसोसिएशन रिजल्ट। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। और यहां पे निकालता जो प्रीवियस टॉपिक था नॉन डिसोसिएशन, जिसमें टूटता नहीं है वो अटैच होने से पहले, नॉन डिसोसिएशन एड्सॉर्प्शन। नॉन डिसोसिएशन एड्सॉर्प्शन में क्या रिजल्ट निकाला था हमने, थीटा इज इक्वल्स टू पी 1 पी ए बी था डिवाइड बाय 1 प्लस बी पी ए। तो ये रिजल्ट था आपका थीटा का नॉन डिसोसिएशन के अंदर। ठीक है जी, अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, अगर इसका अब पहले इसका अगर आपने ग्राफ बनाना है तो पहले आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, मतलब अगर आपने इन दोनों का ग्राफ बनाना है तो आपने इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में घेरना होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको इसको लाना होगा, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जो y है वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डिनेट, मतलब कि ऑर्डिनेट होता है जो y पे आता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। m को हम कहते हैं स्लोप, x को हम कहते हैं एब्सिसा, और c को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को उसमें लेकर आओ। तो क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इन्वर्स कर देते हैं। तो ये आ जाएगा इन्वर्स 1/थीटा 1 प्लस बी पी ए 1/2 डिवाइड बाई पी ए 1/2 बी। इसको भी इन्वर्स कर दो आप, तो ये आपको आ जाएगा थीटा 1/थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी पी ए डिवाइड बाई बी पी ए। इन्वर्स कर दिए। अब आप इसको ऐसे अरेंज कर दो, इसको ऐसे कर दे 1/थीटा बी पी ए 1/2 पी ए 1/2 बी प्लस 1 डिवाइड बाई पी ए 1/2 बी। तो ये कट देगा, मतलब ये तो कट गया दूसरे से, समझ आ गई। और ये आपके पास आ गया 1/थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई बी पी ए 1/2 प्लस 1। ठीक है जी, इसको ऐसे लिखने 1/थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई बी 1 डिवाइड बाई पी ए 1/2 प्लस 1। समझ आ गई। इसको भी ऐसे कर दें, इसको भी इससे डिवाइड कैसे डिवाइड करें तो आपको आ जाएगा 1/थीटा 1 डिवाइड बाई 1 बी पी ए प्लस बी पी ए डिवाइड बाई बी पी ए। ये कट जाएगा तो आंसर 1 डिवाइड बाई थीटा 1 डिवाइड बाई वी पी ए प्लस 1। तो इसको भी ऐसे कर दे 1/थीटा 1/पी 1/पी ए प्लस 1। आगे जी, अब इसको अप्लाई करें इस इक्वेशन को, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको भी अप्लाई करें, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो 1/थीटा ये y है, 1/p स्लोप है, ये 1/p 1/2 एक्स एक्सिस है, और ये इंटरसेप्ट है। और यहाँ पर ये y, ये स्लोप, ये एब्सिसा और ये इंटरसेप्ट आ गया। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट आ गया। अगर हम सब ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ आपके पास ये बनेगा, ये आपके पास x, ये y। अब जरा देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट 1 है, तो आप यहाँ से 0 से कुछ 1 तक, जब तक यहाँ तक 1 है तो आपकी अब लाइन ग्राफ यहाँ स्टार्ट होगा। तो यहाँ ये आपके पास 1 y पे क्या आ जाएगा 1/थीटा, x पे क्या आएगा यहाँ पे 1/पी ए 1/2। समझ आ गई। अब ग्राफ स्टार्ट होगा तो ये ग्राफ आपके पास ऐसे आएगा, और यहाँ पे आप क्या नाम है स्लोप ड्रॉ करके, मतलब कि m ड्रॉ करके आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, किसका, एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट जो b नहीं था, तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो मालूम है, ये भी मालूम है, तो b निकालने के लिए आपको यहाँ स्लोप ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये था ग्राफ किसका, डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन का ग्राफ क्या होगा, नॉन डिसोसिएशन क्या होगा, यहाँ 1/थीटा
1/PA, डिसोसिएशन का ये 1, इंटरसेप्ट 1 है वहाँ पर, C कोई आपके पास आ गया ये। तो ये जो ग्राफ है ये है डिसोसिएशन का, नॉन डिसोसिएशन का, और ये जो ग्राफ है ये है डिसोसिएशन का। अब जरा ग्राफ में जरा कंडीशन अप्लाई करें दोनों ग्राफ से। ये बता रहा है कि आप जब नॉन डिसोसिएशन में जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो थीटा जो एरिया है वो बढ़ना शुरू होता है एब्जॉर्प्शन का, और एक खास पॉइंट पे जाके जब आप प्रेशर और इंक्रीज करते हैं तो अब थीटा इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि थीटा की वैल्यू वेरी हाई प्रेशर पे क्या हो जाती है 1, मतलब कि सारी जो सरफेस है वो कवर्ड हो गई है मॉलिक्यूल से एब्जॉर्बेड के। लेकिन यहाँ पे डिसोसिएशन में देखें, मतलब कि नॉन डिसोसिएशन में देखें, सॉरी डिसोसिएशन में देखें, तो यहाँ पर आप देखें एबनॉर्मल रिलेशन आ रहा है। मतलब कि हम प्रेशर वेरी वेरी इंक्रीज कर ही जा रहे हैं लेकिन थीटा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं आ रही। तो थीटा की वैल्यू 1 नहीं आ रही, मतलब कि पूरी सरफेस कवर नहीं हो रही जब प्रेशर वेरी वेरी हाई भी हो रहा है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि डिसोसिएशन थीटा इज लेस डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, लेकिन नॉन डिसोसिएशन बता रहा है थीटा इज मोर डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, क्योंकि खास प्रेशर की वैल्यू पर थीटा 1 हो गया, कवर्ड हो गई पूरी सरफेस, लेकिन यहाँ पर तो कवर्ड ही नहीं हो रही हाई प्रेशर के ऊपर। समझ आ गई स्टूडेंट्स? परफेक्ट है। तो ये इसमें क्रिएशन पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये वजह क्यों होती है, ये कंडीशन क्यों है, अब इसको हम एंथैल्पी ग्राफ में अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्यों हुआ था, ग्राफ में क्यों चेंजिंग आई, आपने ग्राफ बना ली होंगे, उस ग्राफ में क्यों चेंजिंग आई। पहले नॉन डिसोसिएशन में आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप जरा ज़हन खोल के सुनिएगा। ये मेरे पास वही एब्जॉर्बेंट है, यहाँ पे ले लो, ये मेरे पास आ गया एब्जॉर्बेंट, समझ आ गई, और ये है उसकी एक्टिव साइट्स। ओके, तो ये आपके पास एब्जॉर्बेंट है, और ये आपको जो नजर आ रही है उसकी है एक्टिव साइट्स, समझ आ गई। और ये वो मॉलिक्यूल है एयर के, गैस के, जिसको हम एड्सोर्बेट कहते हैं, एड्सोर्बेट, जो चिपकने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे असल में जो इसकी लिमिटेशंस आगे हम वो स्टडी करेंगे, इसकी लिमिटेशन हम स्टडी करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के साथ, समझ आ गई। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, किस वजह से, किन किन बातों का जवाब देता है, किन किन बातों का जवाब नहीं देता जी। अब होता क्या है कि जब ये क्या नाम है कंडीशन, जब ये आप टेम्परेचर, क्योंकि अभी हमने जो ये पूरी जो कंडीशन देखी है, पूरी जो हमने ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखी है, इस पूरी कंडीशन के अंदर आपने किसी भी टेम्परेचर का पैरामीटर अभी तक यानी कि ना मेरे मुंह से नहीं सुना, मतलब क्वेश्चन में तो देखा है लेकिन मेरे मुंह से नहीं सुना। मतलब कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या कंडीशन होती है, जब टेम्परेचर कम होता है क्या होती है, हमने सिर्फ थीटा का रिलेशन प्रेशर के साथ देखा है, समझ आ गई, लेकिन हमने थीटा का रिलेशन टेम्परेचर के साथ ही देखा, और इसने ना टेम्परेचर के लिहाज से थीटा को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, ज़्यादा होगी, एक्सेट्रा। अब होता क्या है, जब आपके पास टेम्परेचर कम हो, मतलब कि मान लेते हैं जब टेम्परेचर कम है तो आपके पास ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंडीशनिंग पॉइंट्स के अंदर, होता क्या है, तो इन्होंने सिर्फ सिर्फ एब्जॉर्ब ही होना है, इन्होंने मतलब कि सिर्फ चिपकना ही है, समझ आ गई। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स की, वो कम हो जाती है, और सॉरी जब कम होती है तो ये ऐसा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो होता है कि इन मॉलिक्यूल्स को आसानी से इन एक्टिव साइट के ऊपर कैप्चर कर लिया जाता है। ये आ गया इसके ऊपर, ये देखिए, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया, ये आसानी से क्या हो गया, कैप्चर्ड हो गया। अब होता क्या है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे आने के लिए, इस एक्टिव साइट पे चढ़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, मतलब कि इसकी जो यहाँ पर जो एनर्जी है, मतलब कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको हम कह सकते हैं, वो हो सकती है मिसाल के तौर पर लो टेम्परेचर पे 20 किलो जूल पर मोल से कम ही होती है, समझ आ गई, इससे कम ही होती है।
लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन होता क्या है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्ब हुए हुए हैं, उनमें कुछ बिहेवियर आता है। अभी ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है लो टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटेगा और वो इसके साथ केमिकली लिंक्ड हो जाएगा और इसको हम कहेंगे कीमो एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे इसको हम? कीमो एब्जॉर्प्शन कहेंगे। समझ आ गई? कीमो एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब कीमो एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर फिजिकली तौर पर तो आप पूरी बॉडी में, मतलब कि अगर फिजिकली बात करें तो मेरा ये हाथ जो है, मेरा ये पूरा है, पूरा फिजिकली बढ़ गया, लेकिन केमिकली तौर पर इस एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्बेंट के साथ चिपकने के लिए केमिकली तौर पर इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अपना, और अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए बड़ी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी चाहिए, और वो तब आती है जब टेम्परेचर हाई हो। समझ आ गई? तो मतलब कि बहुत कम मॉलिक्यूल जो वो कीमो एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब कि बहुत कीमो एब्जॉर्प्शन के अंदर जो थीटा होता है वो हाई प्रेशर के अंदर भी लो होता है, मतलब कि हाई प्रेशर के अंदर भी लो होता है। तो कीमो एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास एनर्जी ज़्यादा होना जरूरी है, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में थीटा जो होता है हाई प्रेशर पे ज़्यादा ही होता है। समझ आ गई बेटा? तो कीमो एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, तो कीमो एब्जॉर्प्शन का थीटा बहुत कम घेरा हुआ होता है, इसलिए हमें बड़ी बड़ी हाई प्रेशर देने के बाद भी पूरा थीटा वन नहीं आता। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो कोई कीमो एब्जॉर्प्शन नहीं है, उसे जाके अटैच ही होना है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपके पास थीटा बढ़ जाएगा, और एक खास प्रेशर के ऊपर आपके पास थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वन हो जाएगा जी। तो उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी बेटा ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है, और इसमें आप डिसोसिएटिव और नॉन डिसोसिएटिव अलॉन्ग में एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को आप मजीद समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो असल में इसकी लिमिटेशंस होंगी, ये किन किन बातों को बताता है, किन किन बातों को नहीं बताता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, और साथ इसमें हमने एक पैरामीटर पढ़ा था डेल्टा एच, एंथैल्पी। उस एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो एंथैल्पी प्लस कब होती है या नेगेटिव कब होती है, उसको भी हम डिटेल और एडवांस लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरे लेक्चर पे न्यू है तो प्लीज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखते रहें व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन पे लिखें, आई विल रिप्लाई। अस्सलाम।